इस देश में लगातार इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई और जो बहुजन समाज के तमाम महान नेता हुए, महापुरुष हुए, उनको लेकर एक मतलब गुमनाम सी ज़िंदगी रही है। चाहे फूले हो, पेरियार हो, अंबेडकर हो, बीच में उनको मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन वक्त वक्त पर लगातार ऐसे लोग आते रहे। मान्यवर कांसीराम साहब ने सबको घर घर तक पहुंचाया। अब उसी भूमिका में राजेंद्र पाल गौतम है, जो दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री हैं। लोग मंत्री, एमएलए, एमपी बनने के बाद समाज को भूल जाते हैं। वहीं राजेंद्र पाल गौतम ने एक नई मुहिम शुरू की है और वो लगातार, चाहे बीपी मंडल साहब की जयंती हो, चाहे पेरियार ललई सिंह यादव हो, चाहे रामस्वरूप वर्मा हो, तमाम, चाहे जगदेव बाबू हों, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के जितने महापुरुष हैं, और खासकर वो लोग जिन्होंने मानवता के लिए, महिला उत्थान के लिए, सामाजिक आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई है, उसका लगातार वो उनकी जयंती, परिनिर्वाण सबको मना रहे हैं। क्या है इसके पीछे उद्देश्य और आगे का क्या कार्यक्रम है, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ खुद राजेंद्र पाल गौतम हैं। सर, पहला सवाल तो ये है कि यूपी में जो हत्याएं हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर पर आप क्या कहेंगे? अब ये यही यही राम राज्य है योगी जी का? अगर इसे राम राज्य कहते हैं तो कम से कम हमारे देश के लोगों को ऐसा राज्य नहीं चाहिए। हमें चाहिए ऐसा राज्य जहाँ सुरक्षा हो, सबको अच्छी एजुकेशन मिले, सबको अच्छी हेल्थ सर्विस मिले, सबको रोज़गार मिले और सबको एक स्वतंत्रता का वातावरण मिले। डेमोक्रेसी शब्दों में ना रह जाए, किताबों में ना रह जाए, वो जीवन में जीने में डेमोक्रेसी महसूस हो। ऐसा ना हो कि आप अगर सरकार की गलत नीति का विरोध करेंगे तो आप पे रासुका लगा के जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये तो कोई डेमोक्रेसी नहीं हुई। और ऐसे में हमारे माननीय न्यायालयों का चुप लगा रहना और ऐसे बेकसूर लोगों का लंबे समय से जेल में पड़े रहना, ये कभी भी स्वतंत्रता सेनानियों ने या हमारे देश के संविधान के रचयिताओं ने कभी भी ऐसी कल्पना, ऐसे भारत की कल्पना कभी नहीं की थी। तो क्या लग रहा है सर, आपकी पार्टी काफ़ी तेज़ी से यूपी में काम कर रही है, लगातार आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो जा रहे हैं, आपकी पार्टी सक्रिय है। क्या आप लोग पूरी दमखम से यूपी में उतर रहे हैं? निश्चित तौर पे हम लोग अब उत्तर प्रदेश में भी तेज़ गति से पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। पूरे देश में आम आदमी पार्टी को खड़ा करना है, इस पे माननीय अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे नेता हैं वो ये निर्णय कर चुके हैं कि अब हमें देश में बढ़ना चाहिए। तो निश्चित तौर पे हम लोग धीरे धीरे पूरे देश में अच्छी योजनाओं को लेके, अपने काम को लेके और डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने का रास्ता तैयार करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इंसान में ये जो डर का माहौल पैदा हो गया देश में, मानवता के लिए कुछ लोग खतरा बन गए हैं, खुलेआम जाति और धर्म के नाम पे जिस तरह हत्याएं हो जाती हैं, ये किसी भी एक सुसभ्य राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है और किसी भी देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो निसंदेह उसके खिलाफ तो खड़ा होना ही पड़ेगा। अमूमन आपने एक अभियान शुरू किया है। अब रामस्वरूप वर्मा की आपने जयंती मनाई है, अभी बीपी मंडल साहब की जयंती मनाई है, अभी आप पेरियार ललई सिंह, ये जो बहुजन महापुरुष थे, तो क्या है इसका सर पूरा प्लानिंग क्या है? एक्चुअली क्या है, जो भी हमारे देश में सरकारें रही हैं उन सरकारों ने अपने पसंद के तरीके से एजुकेशन को बढ़ाया और अपने पसंद के तरीके से देश के लिए कुर्बान होने वाले या देश के लिए और देश को मजबूत करने के लिए और ख़ासतौर पर बहुजन समाज को आज़ादी दिला के सम्मान के साथ जीवन जीने की लड़ाई को लड़ने वाले जो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों को सरकारों ने बिल्कुल दफन कर दिया इतिहास में। और जिनकी सरकारें रही हैं उन्होंने जिनको चाह के वो इनको प्रचारित प्रसारित किया है, उन्हीं के चैप्टर्स स्कूल के अंदर कुरिकुलम्स में लगाए गए हैं। तो ये हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम जितने भी बहुजन आइकॉन्स हैं जिनका पूरा जीवन दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के विकास के लिए लगा है, उनको एक मानवता का दर्जा मिले उसके लिए लगा है, अब उनके हम खोज खोज के उस पूरे लिटरेचर को निकालेंगे। और उनकी जयंती मनाने का मकसद ये है कि तमाम बहुजन को ये एहसास होना चाहिए कि हमारा जो हमारे महापुरुषों ने कितनी कुर्बानी दी, उनके जीवन का संघर्ष कितना बड़ा था। आज जो खुशहाली में जी रहे हैं, आज हम लोग जो आज़ादी महसूस कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ वो आसानी से नहीं मिली है। 4000 साल की जो गुलामी तोड़ने के लिए हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया और इतने संघर्ष के बाद हमें ऐसा माहौल दिया कि हम लोग आज पढ़ लिख के आगे बढ़ पा रहे हैं। हम आईएएस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, मिनिस्टर बन रहे हैं। तो ये सब जो मिल पा रहा है ये हमारे महापुरुषों के जीवन का बहुत बड़ा संघर्ष और त्याग है, जिसकी वजह से हमें मिला। ये कोई हमारी अचानक हमें नहीं मिल गया, इसके लिए बहुत सारे हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानी दी है। अमूमन होता है सर, लोग एमएलए, एमपी, पॉलिटिकल जब फील्ड में आते हैं तो वो आंदोलन से पीछे कट जाते हैं,
आपको पार्टी की तरफ से प्रेफरेंस है, आपको कभी डर नहीं लगता है? जो कि अमूमन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो लोग होते हैं, एमएलए एमपी होते हैं, मुझे एक बड़े एक्टिविस्ट बता रहे थे कि हमारे एमएलए एमपी को बोलने ही नहीं दिया जाता है, संसद में बोलने ही नहीं दिया जाता है, विचारधारा की बात तो अलग है। तो आपकी पार्टी की तरफ से आपको मदद मिल रही है पूरी? मैं समझता हूँ हमें, जब तक हम ईमानदार रहेंगे और अपने मिशन के प्रति समर्पित रहेंगे और न्यायपूर्ण तरीके से काम करेंगे और गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ को ईमानदारी से उठाएंगे, तब तक कोई बाधा रास्ते में बनने वाली नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ वो केवल इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे कुछ लोगों को खुश करना है, ये मेंटल सेटिस्फेक्शन भी ज़रूरी है। मुझे लगता है कि इस आवाज़ को उठाना चाहिए, और मेरी पार्टी के बड़े जो नेता हैं, हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी, हमारे जो कन्वीनर हैं पार्टी के, उनकी तरफ से भी पूरी सपोर्ट है कि निश्चित तौर पे जिनके साथ जुल्म हुआ है, शोषण हुआ है, उनकी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। और ये तो हम करेंगे। ये हमारे तो जीवन में, ये समझिए शरीर में जैसे ऑक्सीजन के बिना आदमी ख़त्म हो जाता है अगर सांस नहीं लेगा तो अगर मैं अपने बहुजन समाज के हक अधिकार की बात नहीं करूँगा तो शायद उस दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन होगा। सर, आप अपने बारे में थोड़ा सोशल एक्टिविज्म के बारे में बताइए। ये बहुजन समाज के लोगों के पास मीडिया नहीं है, अखबार नहीं है, तो उनके नेताओं के बारे में पता भी नहीं चल पाता है। आप थोड़ा सा बताइए, देश को पता चले। नेशनल दस्तक के जो 100 करोड़ से ज़्यादा व्यूअरशिप क्रॉस कर गई है, 4 मिलियन सब्सक्राइबर, उनको पता चले कि राजेंद्र पाल गौतम कहाँ से निकले हैं और आंदोलन कैसे उनके नसों में भरा हुआ है। सबसे पहले तो मैं शंभू जी आपको और नेशनल दस्तक को मुबारकबाद दूंगा कि 100 करोड़ से ज़्यादा व्यूवर्स पूरे देश और दुनिया में हो गए हैं नेशनल दस्तक के। रही बात मेरी, तो मेरा जन्म दिल्ली के ही गोंडा, एक विधानसभा है, गोंडा गांव है। मेरी मदर वहीं की थी, वहाँ मेरा जन्म हुआ। दादी मेरी दिल्ली के सन्नोट गांव की थी और मेरे फादर डिस्ट्रिक्ट मेरठ हुआ करता था पहले, बागपत डिस्ट्रिक्ट बन गया है, वहाँ से थे। लेकिन मेरा जन्म दिल्ली में पढ़ाई लिखाई दिल्ली से की है। प्राइमरी स्कूल एमसीडी के से 5वीं की, दिल्ली के सरकारी स्कूल से, घोंडा के स्कूल से 12वीं की। उसके बाद नॉर्थ कैंपस में रामजस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद उसी के सामने कैंपस लॉ सेंटर से लॉ किया। फिर इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट से लेबर लॉ स्पेशलाइजेशन किया। उसके बाद इग्नू से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया। उसके बाद एलएलएम में एडमिशन लिया, वहाँ चुनाव लड़ा, वाइस प्रेसिडेंट बना। जो प्रेसिडेंट बने थे उनके दिल्ली यूनिवर्सिटी में? दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो जो एलएलएम में मेरे साथ जिनको हमने प्रेसिडेंट बनाया था, वो उनके 2 जगह एडमिशन, तो उनको एक सरेंडर करना पड़ा, तो फिर वो प्रेसिडेंट का चार्ज मुझे मिल गया। और उसी साथ समय मेरी वाइफ जो मिरांडा हाउस थी, उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। तो मैंने घर पे बताया, हमारी शादी हो गई। मेरे पेरेंट्स ने कहा कि भाई अब आप अपनी वकालत संभालो, अब आपका खर्चा आपको खुद संभालना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने वकालत की और समाज के सारे मुद्दों पे काम करते हुए कम से कम 25% केसेस लगातार समाज के मैंने मुफ्त लड़े हैं। अब जब तक मैं वकालत में एमएलए बनने से रहा, पहले 22 साल तक। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था तब हमने 83 से सोशल वर्क शुरू किया। 10th क्लास में पढ़ता था तब, और तब से शुरू करके फिर 86 से 6.5 साल तक 450 बच्चों को फ्री पढ़ाया। हम लोग पूरी टीम थी, एक अम्बेडकर जागृति संघ एक संस्था थी हमारे गोंडा गांव में, तो हम लोग बच्चों को फ्री पढ़ाते थे। लोगों ने 22 कमरे हमें मुफ्त दे रखे थे। हर कमरे में अलग अलग जगह पे क्लासेस चलती थी, 4 पीरियड रोज़ लगते थे। तो 22-23 बच्चे खुद ही हम लोग पढ़ाते थे, अपनी जेब से पैसा खर्च करते थे। और आस पड़ोस के सारे स्कूलों में हमारे बच्चे टॉप करने लगे। मुझे इस बात का आज भी गर्व है कि वो जो शुरुआत हुई थी, वो बच्चे आज कहाँ कहाँ, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, वो बच्चे बड़े सक्सेस हुए। वहाँ से यात्रा समाज सेवा की जो शुरू हुई थी। उसके बाद जब कॉलेज में थे तो मुक्ति से जुड़ गए, मुक्ति में काम किया। फिर मुक्ति के कुछ लोग राजनीति की तरफ गए, मुक्ति ख़त्म हुई। हम लोग उसी दौरान पता लगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने समता सैनिक दल बनाया था, तो हम लोग 1987 के आसपास समता सैनिक दल से जुड़ गए। और समता सैनिक दल की मैं गोंडा गांव की शाखा का सहायक कमांडर के तौर पे काम शुरू किया। उसके कुछ साल मेहनत करके, काम करके, तब पूरे यमुना पार एक ज़िला हुआ करता था, पूर्वी दिल्ली। नॉर्थ ईस्ट, शाहदरा या ईस्ट अलग अलग तो बहुत बाद में बने। तब पूरा पूर्वी दिल्ली एक होता था, पूर्वी दिल्ली के नाम से ज़िला होता था। तो एक मेरे पास 22 इंची की बाइसिकल थी, उस पे साइकिल पे जा जा के मैं समता सैनिक दल की सुबह शाखा लगाया करता था। और जब 1995 से तो फिर 2 व्हीलर से हम लोग शाखा लगाने, जब मैं दिल्ली का उपाध्यक्ष बन गया, तो 2 व्हीलर पे हम लोग सुबह, मैं अपने घर से निकलता था 3:30-4 बजे, 3:30 बजे मोस्ट प्रॉब्ली,
और उस वक्त दिल्ली के अध्यक्ष थे हमारे साथी, उनको उनके घर से लिया करता था। फिर हम लोग जाते थे कभी खानपुर देवली पहाड़ी पे, कभी पूट कलां, मतलब अलग अलग जगह दिल्ली में जाके हम लोग शाखा लगाते थे। फिर पूरे देश में एक डिमांड हुई कि समता सैनिक दल के कई टुकड़े हैं, उनका एकीकरण होना चाहिए। 19-20 मार्च 1997 में एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ डॉक्टर अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड पे, जिसमें मेयर को भी प्रमोट करके राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया। 3 साल में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहा, फिर राष्ट्रीय प्रवक्ता रहा। फिर 2002 में मुझे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की समता सैनिक दल की जिम्मेदारी मिली। इस बीच कितने संघर्ष, सैकड़ों हजारों प्रदर्शन किए, यहाँ तक कि एक बार 5 हत्याएँ हुई थी समाज के लोगों की। उस हत्या के विरोध में बहुत बड़ा आंदोलन राजस्थान में हमने किया। सीकर में हम लोग को गिरफ्तार कर लिया, केस बना दिया, 10 साल सीकर में केस भुगता। यहाँ दिल्ली में हमारे खिलाफ केस बना दिया आंदोलन का। उधर हमारे साथियों पे नोएडा में केस बना दिया। तो जहाँ भी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई तो पुलिस के पास एक ही हथियार होता है, पुलिस के काम में बाधा डालने का। केस पुलिस बना देती है। तो हम पे जो हमारे बीजेपी साथियों आज पे, करी वो कांग्रेस करती रहती थी, पहले कांग्रेस की सरकार होती थी। हाँ वो भी करते थे, लेकिन अब शायद कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। था तब भी था, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कोई दूध की धली रही है, उसने भी इसी तरह उत्पीड़न किया है। लेकिन आज की जो सरकार है उसमें तो आपके बोलने पे लगभग ताला लग गया है, ये तो फ़र्क आया है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की प्रक्रिया से गुजरते हुए हम लोग लगातार सामाजिक आंदोलन करते रहे। दिल्ली की सरकार से सन 2000 में दिल्ली सरकार ने डॉक्टर अम्बेडकर रत्न अवार्ड दिया समता सैनिक दल को, और 2017 में भारत सरकार ने 10 लाख का नेशनल अवार्ड दिया समता सैनिक दल को। तो समता सैनिक दल एक हमारी एक तरह से ट्रेनिंग उसमें हुई है, और उसके माध्यम से पूरे देश में आंदोलन किया है। हमने अपना, अब तो चेन्नई हो गया, तब मद्रास हुआ करता था, वहाँ पे भी अधिवेशन में गए, हैदराबाद में अधिवेशन में गए, नागपुर में अधिवेशन में गए, बॉम्बे में अधिवेशन में गए, राजस्थान के लगभग सारे ज़िलों में गए, यूपी के कोई कितने ज़िलों में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, आसाम में, कितने सारे कितने साल का सामाजिक आंदोलन में हिस्सा रहा सर? अगर मंत्री जी 2 बार का एमएलए छोड़ दे तो बाकी जीवन आंदोलन में ही गुजरा। ये लगा लीजिए 1983 में 15 साल का था, जब 10th में था, 10th पास किया, तब से लगातार नॉन स्टॉप सामाजिक आंदोलन में रहा हूँ। और बहुत कम उम्र में तभी सोच लिया था जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा। बीड़ी, सिगरेट, शराब, बियर, विस्की, पान, तम्बाकू, कोई चीज़ में यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि ये हमारे समाज के लिए ज़्यादा बुराई पालने की ज़रूरत नहीं है, बर्बादी के लिए नशा ही काफ़ी है। तो बाय बर्थ आप बुद्धिस्ट, आपके फैमिली पहले थे, आप बुद्धिस्ट बने? एक्चुअली मेरे फादर बाबा साहेब से काफ़ी प्रभावित थे, उनके घर में चर्चा किया करते थे। तथागत बुद्ध का एक फ़ोटो हमारे घर में होता था, तो हम लोग फादर से पूछते थे, तो थोड़ा फादर से मिला। फिर जब 15 साल के हुए 10th में थे, तब हमारे यहाँ एक एक भंते जी थे, धम्म वीरियो, नहीं धम्म थीरो, भंते धम्म थीरो, उनका एक प्रवचन हुआ, उसको सुना तो बहुत अच्छा लगा। तो उसी से धीरे धीरे बुद्धिज़्म की तरफ हम लोग मुड़ते चले गए, और बाबा साहेब के जीवन संघर्ष के बारे में पता लगा। तो पहले तो केवल भाषण सुन सुन के प्रभावित हुए, सीखा, और फिर उसके बाद अध्ययन भी किया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जीवन संघर्ष पढ़ा, मानव आगे कांसीराम साहब का आगे की जिंदगी अब आगे कहाँ, मतलब सामाजिक आंदोलन में ही अब कब पाएंगे? मेरा पूरा जीवन समाज के प्रति समर्पित है। और मैं घर में बात कर चुका हूँ अपनी पत्नी से, अपने दोनों बच्चों को साथ बिठा के। फादर अब नहीं रहे मैंने सुना है हमारे कि आपकी सारी सैलरी भी सामाजिक आंदोलन में जाती है। पास। ये मेरा संकल्प है, मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैंने कहा कि जो मेरी वाइफ की सैलरी है, या जो मकान से किराया आता है, या जो वकालत से किराया आता है, चूँकि वकालत बेशक अब मैं नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स में आ गया हूँ, एमएलए और मंत्री के बाद तो लाइसेंस सस्पेंड करना पड़ता है, लेकिन जो मेरा चैम्बर और हमारा जो काम था वकालत का, वो तो आज भी चल रहा है, मेरे पार्टनर देख रहे हैं। तो उससे भी कुछ इनकम हो जाती है, तो वो सारी इनकम घर चलाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, और जो एक मंत्री के तौर पे जो मुझे जो सैलरी है, जो भी मुझे को इनकम मिलती है, वो पूरी समाज के लिए मेरी समर्पित है। चूँकि ये मेरे को मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए जरूरी, मुझे ऑक्सीजन का काम करती है। और मैं अगर समाज सेवा को के क्षेत्र को छोड़ दूंगा और अपने सामाजिक मुद्दों को अगर छोड़ दूंगा, तो शायद फिर मेरा जीवन अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो आपने तय, अभी जो आप लगातार सिलसिलेवार तरीके से जो बहुजन महापुरुष हैं उनके जो जन्मदिन या परिनिर्वाण दिवस मना रहे, इस कड़ी को आगे कहाँ तक ले जाए? ये तो चलता रहेगा, जितने भी महापुरुष जिनके बारे में भी हम लोग खोज रहे हैं, जो जो हमें मिलता चला जाएगा,
उनको उनके संघर्ष को, उनकी गौरव यात्रा, जो गौरवशाली जो संघर्ष यात्रा रही है, उसको निकाल के हम तमाम बहुजन समाज के सामने ला के रखेंगे, ताकि हमारे आने वाली संतानों को पता तो चले कि जो जीवन में खुशहाली आई है उसके लिए कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी, युवाओं कितना को जीवन क्या दिया। कहेंगे जो राजनीति में आना चाहते हैं या सोशल एक्टिविज्म में है, वो कैसे आगे बढ़े? क्योंकि एक लंबा समय लगता है। आप बहुजन समाज से हैं तो आपको बाई बॉर्न तो कुछ मिलता नहीं है, आपके पास सिल्वर स्पून भी नहीं है कि आप चांदी के चम्मच लेके, तो उनको क्या सलाह देंगे चूंकि आपने लंबा अनुभव देखा है? दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहला, किसी भी प्रकार से नशे से दूर रहना, क्योंकि नशा बर्बाद कर देगा हमें। और दूसरा, एजुकेशन, क्योंकि हमारे पास खेत की ज़मीन नहीं है, हम लोगों के पास व्यापार नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज में हमारा कोई हिस्सा नहीं है, हमारे बाप दादा कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेज नहीं है, हमारे बाप दादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो सेक्रेटरीज नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट में प्रिंसिपल सेक्रेटरीज पे भी इक्का दुक्के मिलते हैं। तो जहाँ योजनाएं बनती हैं, जहाँ पूरा इकोनॉमी जहाँ से डेवलप होती है और कहाँ कहाँ से गुजरती है, उसमें हमारा कुछ है नहीं। तो मैं समझता हूँ अगर जीवन में हमें तरक्की करनी है, वो केवल एजुकेशन के रास्ते से आएगी। तो आप सब मैं अपने समाज के, बहुजन समाज के या पूरे देश के युवाओं से ये मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि एक तो आप नशे से दूर रहें, दूसरा पढ़ाई करें, जो लोग ईमानदारी से आंदोलन में करें। हैं, जो लोग पॉलिटिकल कैरियर देख रहे हैं, आंदोलन में है, सोशल आंदोलन में, उनको क्या सलाह देंगे? किस तरह के एहतियात बरते आजकल जबकि हमले हो रहे हैं, गिरफ्तारी हो रही है? मैं समझता हूँ एक तो कोई भी भावना भड़काने वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और कोई भी ताकत, बल प्रयोग वाला या गुस्सा, जलन, ईर्ष्या, इससे बचना चाहिए। एक बहुत अच्छा रास्ता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बता के गए हैं। हमें संवैधानिक तरीके से, बाबा साहेब के तरीके से, बुद्धि से, विवेक से और कलम से अपनी लड़ाई को लड़ना चाहिए। सबसे बड़ी ताकत बाबा साहेब हमें दे गए, वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू। जब हम बात 85 की सुनते हैं मानवर कांसीराम साहब से, पर प्रैक्टिकली 85 का हम तो 10-15 ही हैं। बाकी लोग तो उसी परंपरा को मजबूत कर रहे हैं जो परंपरा हमें गुलाम बनाती है। हम उस लाठी को तेल पिला रहे हैं जो लाठी हमारे सर को फोड़ रही है। हमें लड़ना किसी से नहीं है, हमें संविधान की बात करनी है, न्याय की बात करनी है, और हमें अपने लोगों को सिर्फ ये एहसास कराना है कि आपकी बदहाली का, आपकी गुलामी का, आप जो दीनहीन हो गए हो, इसका कारण कौन और कौन जिम्मेदार है, ताकि वो लोग वहाँ से हटके और वो अपने बहुजन समाज के महापुरुषों के जीवन संघर्ष को पढ़ें, उनको हम पढ़ाएं। हम अपने गांव-गांव में जाके उसको, लोगों को जागरूक करेंगे, उनको बताएंगे कि हमारे जो 4000 साल गुलामी हमने क्यों झेली, क्यों हमें शिक्षा से वंचित रखा गया, ज्ञान से वंचित रखा, क्यों हमें व्यापार करने से वंचित रखा। आपको क्या लगता है सर, 187 ओबीसी के सांसद, 131 एससी एसटी के सांसद है, ये जज्बा कहीं मार दिया जाता है? चूंकि आप राजनीति में भी रहे हैं, मंत्री हैं दो दूसरे टर्म, कहीं प्रेशर होता है, ये जज्बा मर जाता है? बहुजन समाज के लोग जो जिस वजह से गए हैं राजनीति में, शायद सामाजिक जीवन में, वो जज्बा कहीं ख़त्म हो जाता है? क्या वजह? क्योंकि और जब तक बहुजन मजबूत नहीं होगा तब तक देश भी मजबूत नहीं होगा, तो वो न्याय की बात कैसे छोड़ देते? इतना दबाव होता है? देखिए, दबाव भी हो सकता है, लेकिन दबाव कम है। सब जगह दबाव नहीं है, हमारे यहाँ बिल्कुल दबाव नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, आप जब आपको कुर्सी मिल जाती है, आप एमएलए या सांसद बन जाते हैं या मंत्री बन जाते हैं, तो दो चीज़ें हैं। एक तरफ या तो आप ऐशो आराम की ज़िंदगी में चले जाएं, या आप ये सोचें कि अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब नाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग टू आवर सोसाइटी इन द हाउस, इन द लेजिस्लेटिव असेंबली और इन द पार्लियामेंट। यानी अब हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इतने बड़े समाज का, जो हज़ारों साल से जो वंचित रहा है, जिसको हर प्रकार के हक अधिकार से वंचित रखा है। आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ, मतलब ये एहसास सबको होना चाहिए, जितने भी हमारे सांसद हैं, मंत्रीगण हैं, एमएलएज हैं, उनको एहसास होना चाहिए कि आज मैं इतने बड़े समाज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हाउस के अंदर। मैं उनके मुद्दों को उठाऊँ, उनको कैसे हक अधिकार मिले, उसकी आवाज़ को उठाऊँ। हम उनकी आवाज़ हैं। अगर उनकी आवाज़ वहाँ पहुँचने के बाद शांत हो गई, तो समझ लो पूरे बहुजन समाज का तो समझ लो कोई देखने वाला नहीं है फिर। एक और सवाल, आप चूंकि पेशे से वकील भी रहे हैं, वकील भी हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी कहा है कि क्रीमी लेयर लगाया जा सकता है, उनकी चिंता की बॉटम में आरक्षण नहीं पहुंच रहा, हो सकता है कि फिर से जो बाबा साहब ने जातियों को एससी एसटी ओबीसी में तब्दील किया था, फिर से एससी एसटी ओबीसी को जातियों में बांट दिया जाए, इसको कैसे देख रहे मैं समझता हूँ ये एक प्रदूषित मानसिकता इसमें नज़र आती है, इसमें न्याय नज़र नहीं आता। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन संघर्ष से ये जो रिप्रेजेंटेशन हमें मिला है, इसमें कोई जाति पूछ के तो नहीं दे रहा है। आप एससी हैं, आप एसटी हैं, आप ओबीसी हैं, तो रिजर्वेशन आपके लिए है। लेकिन उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, तो आपको पढ़ने से आएगी।
वो आपको जाति में बांट देने से तो नहीं आ जाएगी कि आप जाति में बांट देंगे तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। वो पढ़ने से मिलेगा, वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से मिलेगा। आप अगर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, आपको रिजर्व कर दिया सीट, आपके उसमें मान लो रिटन टेस्ट हुआ और रिटन में भी मान लो 22.5% SC/ST का रिजर्वेशन है, 27% OBC का रिजर्वेशन है, तो सीट आपकी रिजर्व, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, आपका फिर मेरिट में नंबर आएगा तो आपको एडमिशन मिलेगा। एडमिशन मिलने के बाद क्वालिफाई मार्क्स अगर मान लो 45% है, जैसे हम लॉ में हमने लॉ किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ जो क्वालिफाइंग मार्क्स 100 में से 45 है, तो 44 आने पे तो हमें कोई पास करेगा नहीं। तो हमें केवल एक एडमिशन के टाइम पे मदद मिल रही है, तो वो ये पूछ के नहीं मिल रही है कि आपकी जाति क्या है, वो रिज़र्व होने के नाते मिल रही है। रिज़र्व के लिए उसमें ग्रेजुएशन चाहिए एडमिशन के लिए, प्लस उसमें जो टेस्ट होता है, टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो आएंगे। तो वहाँ कोई जाति तो पूछ ही नहीं रहा है। तो ये जो सब कैटेगराइज करने की जो एक नई थ्योरी देने की कोशिश की जा रही है, ये बेसिकली डिवाइड एंड रूल है। ये मुझे नहीं लगता ये कोर्ट का काम है, कोर्ट को ऐसा कभी करना भी नहीं चाहिए। कोर्ट का काम है ये देखना कि जो संविधान का जो रिजर्वेशन का जो बेस है वो है 2000 सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, दे आर एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। लेकिन यहाँ तो ये हो रहा है कि जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं है, ना तो सेक्शन की दृष्टि से बैकवर्ड है, ना वो जो सामाजिक दृष्टि से बैकवर्ड है, और ना ही उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन में कम, बल्कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो उनका एक्सेस मात्रा में है, उसके बाद भी उनको दे दिया गया, और वो आज तक मैटर जो ढंग से सुनवाई पे नहीं आ पा रहा है। तो ये कोई न्याय की प्रक्रिया जो है वो आजकल उसमें दुख की बात है। ये मेरा न्याय में बड़ा भरोसा है, देश की न्यायालयों में बहुत भरोसा है, लेकिन देश के लोगों का न्यायालय में भरोसा बने रहना बहुत ज़रूरी है। न्याय केवल करना काफ़ी नहीं है, न्याय पब्लिक को दिखना भी चाहिए, जिसमें आजकल मतलब दिल दुखता है कई बार जजमेंट्स को जब पढ़ते हैं तो उसमें लगता है कि जैसे कुछ लीगल एस्पेक्ट को भी ओवरलुक कर दिया गया है। ऐसे लगता है जो कानून में ऑलरेडी है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो बड़ी बेंचेस के जो जजमेंट्स हैं उनको छोटी बेंच ओवर रूल कर रही हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो ये राजेंद्र पाल गौतम जो दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री हैं, उनका पूरा इंटरव्यू था। आप कमेंट कीजिए, आप तय कीजिए कि बहुजन समाज को किस तरह के नेता की ज़रूरत है। कैमरामैन तारा के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।